नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक में कितने अंक चाहिए? क्या हमारे जो न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक है उसमें थोड़ी बहुत बोर्ड के द्वारा शिथिलता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? क्या सर नॉर्मलाइजेशन में अंक घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं? ये भी कई सारे कमेंट छात्रों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी वालों को कितना चाहिए, ओबीसी वाले को कितना चाहिए, एसटी वाले को कितना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले को कितना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर साथियों जो नए छात्र हैं, जिन साथियों ने यहाँ पे पहली बार यहाँ पर जो परीक्षा दी है और यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को यहाँ पे इस बार एप्लीकाई किया है, तो उनका यहाँ पर इस परीक्षा को लेकर ज़्यादा ओवरव्यू उनका नहीं है। ठीक है, तो वो एक नए छात्र है, तो उनको यहाँ पर भ्रम है कि कितने चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो वो उनके एक सस्पेंस है। कई सारे विद्यार्थी हैं जिनके तो समझ में आ चुका है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी अभी भी असमंजस की स्थिति में है। तो रीट 2024 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक है जो पहले से ही बोर्ड ने जारी कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो यहाँ पर राज्य सरकार का आदेश है, उसमें यहाँ पर 2020 में आया था। ठीक है, उसमें रीट में आपको पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक तय कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है हर विद्यार्थी के लिए, क्या क्या 82 चाहिए या 82.5 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में यहाँ पे 55% लिखा हुआ है। ठीक है, और 55% का मतलब तो ये होता है कि 82.5। अब कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके केवल फिक्स 82 बन रहे हैं, तो उनको यहाँ पे डर सता रहा है क्या हमें 82 चाहिए या 82.5 चाहिए। ठीक है, तो उनका भी आज मैं सस्पेंस खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो में बने रहिए। साथियों, अगर हम बात करते हैं तो हमारी कैटेगरी को 4-5 तरीके में बांटा गया है, 6 तरीके से हमारी कैटेगरी को यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कैटेगरी। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो हमारी जनरल कैटेगरी है, सामान्य यानी अनारक्षित कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो न्यूनतम उत्तीर्णांक बताने जा रहा हूँ साथियों, वो टीएसपी क्षेत्र के भी है और नॉन टीएसपी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो नॉन टीएसपी और यहाँ देखेंगे हम टीएसपी। ठीक है, और नॉन टीएसपी और टीएसपी आप जरूर जानते होंगे। ठीक है, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं, ठीक है, और कुछ अनुसूचित क्षेत्र वाले। तो अनुसूचित क्षेत्र वाले तो कुछ ही जिले, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, उदयपुर का कुछ क्षेत्र है जैसे। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र थोड़ा टीएसपी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो भले जनरल कैटेगरी का कोई भी बंदा हो, भले वो टीएसपी का हो या नॉन टीएसपी का हो, तो उन्हें यहाँ पर 60% अंक ही चाहिए। जनरल को किसी प्रकार की कोई छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। भले आप टीएसपी के हो या आप नॉन टीएसपी को, आपको 60% अंक लाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो रीट का पेपर है ना, वो साथियों वो 150 नंबर का, 150 प्रश्नों का हुआ था। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर था, तो कुल मिला के आपके 150 प्रश्नों का ये वो पेपर हुआ था। ठीक है, अब 150 में से अगर किसी भी विद्यार्थी ने अगर 90 अंक प्राप्त किए हैं, कितने साथियों, यहाँ पर अगर किसी भी विद्यार्थी ने अगर 90 अंक प्राप्त किए हैं, तो वो क्या है, पात्र है। भले वो टीएसपी का हो या नॉन टीएसपी का हो। ठीक है, 150 में से अगर 90% उसके राइट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पात्र है। ठीक है, और उसको पात्रता का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको 150 में से 90 चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करते हैं, दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का है। किसका है, एसटी का है। अब एसटी में नॉन टीएसपी वाले को चाहिए साथियों अभी 55%। ठीक है, और जो टीएसपी क्षेत्र है उनको केवल 36% चाहिए, केवल 36% चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 55% का जो मतलब है वो आपके 82.5 अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 82.5 अंक चाहिए। ठीक है, और 36% का जो मतलब है वो आपके 54 अंक चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो 150 नंबर में से आपको अगर एसटी कैटेगरी है, नॉन टीएसपी, तो आपको 82.5 चाहिए, और अगर आप टीएसपी क्षेत्र के तो आपको 54 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट का मामला है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट का मामला मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि आपको पॉइंट वाला ही चाहिए या बिना पॉइंट के 82 से भी आपका काम चल जाएगा। तीसरी हमारी कैटेगरी को देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कैटेगरी है, देखो अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, उनको उनको यहाँ पे कितने चाहिए साथियों, 55% अंक चाहिए। 55% का मतलब है यहाँ पर 82.5 अंक आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, डर यह है कि प्रत्येक प्रश्न तो आपका क्या है साथियों, 1 नंबर का है। जब अब 1 नंबर का है तो पॉइंटों में तो अंक प्राप्त ही नहीं होंगे, पॉइंटों में कोई भी अंक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अंक तो आपको क्या होता है, क्यूमुलेटिव में प्राप्त होगा। जैसे आपको 150 एकम 150 प्राप्त हो सकता है, या आपको 75 प्राप्त हो सकते हैं, या आपको 70 प्राप्त हो सकते हैं, या आपको 55 प्राप्त हो सकते हैं। अंक तो पॉइंटों में प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है साथियों, कोर्ट पे याचिका लगाई गई थी। ठीक है, और तो पिछली भर्ती में भी यहाँ पे क्या किया था, पॉइंट वालों को छोड़ के यहाँ पे 82 वालों को भी क्या गया, पात्र माना गया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 82 नंबर वाले को क्या माना था, पात्र में माना गया था। कई सारे विद्यार्थी जो कोर्ट में गए थे, ठीक है, जब यहाँ पर पॉइंटों का मामला ही नहीं है, तो यहाँ पर 82 ही नंबर चाहिए। ठीक है, अब कई सारे विद्यार्थी कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में पॉइंटों में आ जाता है, लेकिन अब देखो यहाँ पर अगर एल वन की बात करेंगे, अब एल वन में भी जनरल इन कैटेगरी वालों को कितना चाहिए, 55% चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए, 55%। 55% का मतलब 82.5 अंक चाहिए। ठीक है, एल वन वालों को भी यही चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एल वन में तो इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। ठीक है,
कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होना, ठीक है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है, होगा ही नहीं, तो आपके दशमलव में अंक कैसे आ सकते हैं? नहीं आएंगे ना। तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे L1 के जिनके केवल 82 आ रहे हैं, तो वो क्या होंगे? पात्र होंगे, ठीक है। बोर्ड इनको क्या करेगा? सबको पात्र घोषित करेगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है साथियों, ये क्लियरिटी है, ठीक है। कोई भी नया बंदा है, फर्स्ट ईयर का है, ठीक है, डीएलएड का या बीएड का फर्स्ट ईयर का है, या आपके जो बीए बीएड या बीएससी बीएड का जो 4 ईयर का विद्यार्थी है या 3rd ईयर का विद्यार्थी है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके 82 अंक आ रहे हैं, तो आप क्या है? क्लियर है, पात्र है, ठीक है। क्या है? क्लियर, पात्र है। बस ये होना चाहिए कि आपके कोई नॉर्मलाइजेशन की स्थिति के अंदर आपका अंक नहीं घटना चाहिए, अंक घटना नहीं चाहिए, अंक 82 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 81 नहीं होना चाहिए, 80 नहीं होना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगली कैटेगरी की बात करेंगे, चौथी कैटेगरी हमें समस्त श्रेणी की जो भी विधवा है, प्रीतिकता है या भूतपूर्व सैनिक है, उनको यहाँ पे 50% अंक चाहिए। कितने चाहिए? 50% अंक चाहिए। 50% अंक का मतलब है साथियों, इनको 75 क्वेश्चन राइट करने थे और 75 नंबर ही क्या करने थे? प्राप्त करने थे, तभी क्या होंगे? ये पात्र होंगे, ठीक है। कौन सी कैटेगरी? विधवा, पृथकता और भूतपूर्व सैनिक, इनको 75% अंक लाना क्या था? जरूरी था, ठीक है। और साथियों जिन साथियों के आ रहे हैं तो वो क्या है? क्लियर है, ठीक है। अब अगली कैटेगरी की बात करेंगे, हमारी पांचवी जो कैटेगरी है वो है दिव्यांगजन साथी, ठीक है। तो उनको यहाँ पे 40% अंक चाहिए। कितने साथियों? यहाँ पर केवल 40% अंक यहाँ पर चाहिए, यानी उनको यहाँ पे 60 नंबर अगर प्राप्त करते हैं तो वो क्या होंगे? पात्र माने जाएंगे। और लास्ट कैटेगरी है शहरी जनजाति, ठीक है। तो उनको यहाँ पे 36% अंक माने जाएंगे। कितने? 36, ठीक है। तो ये वाले 36% अंक है, यानी उनको भी 54 अंक ही यहाँ पर लाने होंगे, ठीक है। 54 नंबर वाले भी क्या होंगे? पात्र होंगे। अब साथियों कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि दो दूसरे पॉइंट में कंफ्यूजन होते हैं कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति एसटी, ठीक है, तो क्या एसटी को 36% ही लाने हैं क्या? ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्लियर है। देखो, अगर नॉन टीएसपी के हैं तो आपको 55% लाना है, और टीएसपी क्षेत्र में है एसटी वाले तो आपको 36 लाना है। 36 की छूट केवल क्या है? शेरिया जनजाति को है। और सभी विद्यार्थी का मांग है कि भाई एसटी वालों को 36 ही लाना है, लेकिन एसटी वाले वही जो अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, यानी टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले हैं, उन्हीं को ही यहाँ पे 36% अंक लाने हैं। बाकी टीएसपी वालों को 55% अंक यहाँ पर लाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण भी दे दिया है, ठीक है। ये आपको टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी वर्ग के समस्त महिला पुरुष विधवा पृथकता निर्धन न्यूनतम 36% अंक यहाँ पर पात्र होंगे। देखो यहाँ पे क्लियर है। इसके अलावा अगर दूसरे पॉइंट में बात करेंगे, उत्कृष्ट खिलाड़ी के विद्यार्थियों हेतु आवेदक जिस वर्ग में, जिस सामान्य वर्ग में कर रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति में कर रहा है, अनुसूचित जनजाति के पिछड़ा वर्ग में जिस वर्ग में कर रहा है, उसी वर्ग के आधार पर उसका न्यूनतम मुद्रांक तय होगा। समझिए कि जैसे कोई खिलाड़ी है, ठीक है, अगर वो जनरल कैटेगरी का है, कितना है? जनरल कैटेगरी का है, तो उसको 60% लाने होंगे, ठीक है। कोई खिलाड़ी अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको कितने लाएंगे? 55% लाना है, ठीक है। समझ गए? ये समझ गए आप, ठीक है। तो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी के न्यूनतम उत्तीर्णांक उसको लाने होंगे। और यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट, यहाँ पे राज्य सरकार के पत्रांग में, ठीक है, लिखो 2012 वाला नियम, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के न्यूनतम 36%, ठीक है, ये 2012 से चल रहा है, ठीक है। जो टीएसपी क्षेत्र के हैं उनको यहाँ पे 36% लाना है, ठीक है। और ये 2024 का नियम है कि खिलाड़ी जो भी है जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के न्यूनतम उत्तीर्णांक उनको लाना होगा। और ये भी 2024 का है, ठीक है। इसमें 36% का नियम यहाँ पर किया गया है एसटी वर्ग के लिए, ठीक है। तो आप साथियों को समझ गए होंगे, जो भी विद्यार्थी जनरल का है, ओबीसी का है, एससी एसटी किसी का भी है, ठीक है, तो आपको 82.5 नहीं लाने, आपको केवल 82 अंक यहाँ पर लाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों देखो, 3 दिन पेपर हुए थे, L1 का भी हुआ था और L2 का होता। तो L1 का तो केवल फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, लेकिन L2 का है ना आपके 2 शिफ्ट में हुआ था, सेकेंड और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो इस शिफ्ट में तो कोई नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं होने वाला है, ठीक है। इन दो के अंदर क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन इस बार होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं होगा साथ, 1 से लेकर 2 नंबर का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो जो शिफ्ट हार्ड होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अपन ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट वाला खराब था या थर्ड शिफ्ट वाला था तो ये पेपर डिफिकल्ट था, ठीक है। बोर्ड क्या करता है? सभी जो पैटर्न है उसको देखता है, मनोविज्ञान का लेवल देखता है दोनों का, ठीक है, सामाजिक का दोनों पेपर का लेवल देखता है, इंग्लिश का देखता है, हिंदी का देखता है, हर स्तर को देख के यहाँ पे क्या नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है साथियों, ये पूरी तरह से आपके पास बोर्ड के पास अधिकार होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का वाला जो पूरा प्रोसेस है वो बोर्ड के पास होता है, ठीक है। बोर्ड जो निर्णय करेगा वो आपको क्या करेगा? मानना पड़ेगा। तो ये आपके जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है आप यहाँ पे समझ गए होंगे साथियों, आपको कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं रही। अगर आपके 82 आ रहे हैं तो आप पात्र है, ठीक है। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।